A very good morning, dear student. In class 12th business studies, we have discussed about the fifth chapter, that is the organizing. And this video we will discuss about the importances of organizing. Organizing होता क्या है इसके बारे में अपना जो डिस्कशन था आपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। ऑर्गेनाइजिंग था क्या? Identification, grouping of the activities according to their nature, then distribution of the task as per the ability of employees, and establishing a reporting relationship. काम को बांट देना, उनकी ड्यूटीज यानी कि एम्प्लॉइज की ड्यूटीज अलोकेट करना और रिपोर्टिंग द रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना क्यों जरूरी था, इन सब के पीछे कारण क्या थे, उनके बारे में अपन बात करते हैं कि दीज आर द इम्पोर्टेंसेस ड्यू टू विच वी नीड टू ऑर्गेनाइज अ टास्क। एक काम को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहला है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? अपन ये कहते हैं कि when we identify a particular nature of activities and group these activities at one place and handed over this job or these activities to one individual, एक individual को जब ये activities दे दी जाएंगी and he will perform that activity in the repetitive manner, तो क्या करेगा? उसी एक्टिविटी को रिपीटेटिव मैनर में बार बार करेगा और एक ही काम को जब बार बार रिपीटेटिव मैनर में किया जाएगा इससे उस इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, बढ़ेगी उसकी प्रोडक्टिविटी। यानी कि जो आपके पास में लॉसेस की पॉसिबिलिटी थी, जो आपके पास में वेस्टेज की पॉसिबिलिटी थी, वो कम हो जानी है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मे बी अटेन्ड बाय giving a particular job to a particular person. When that person perform this activity or that activity in the regular or repetitive manner, he will be expertise in that job and organization will get the benefit of specialization. यहाँ पर अपन लिखते हैं सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब, काम को बांटना जरूरी है। रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि ओवरलैपिंग भी ना हो, रिडंडेंसी भी ना हो, ओवरबर्डन भी कोई ना हो, सबके पास में बराबर काम आए। रिपीटेटिव प्रैक्टिस का मतलब यही है कि काम को बार बार करना। जब किसी एक इंडिविजुअल को एक ही काम को करने के लिए बार बार दिया जाएगा then he will be expertise, वो उस काम को करने में एक्सपर्टाइज्ड हो जाएगा और अगर वो एक्सपर्टाइज होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। अगला आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप का सबसे बड़ा काम यहाँ पर ये है कि वी नीड टू बी क्लियर, वेरी क्लियर, दैट फ्रॉम whom I will get order and to whom I am responsible. If I am not clear about this hierarchical level, there will be a dilemma in my mind. Then from whom I will get order and whose order I will be executed first. यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि अगर मेरे दिमाग में ये क्लियर ना हो कि मुझे ऑर्डर कौन देगा और मैं अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हूं, तो उस कंडीशन में मेरे दिल में किंतु परंतु हो सकती है कि भैया मुझे अगर 4 आदमियों ने ऑर्डर दे दिया तो मैं किसका काम पहले करूं? Whose order will be executed first. और उस कंडीशन में हो सकता है मैं किसी का भी काम न करूं, तो ये सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर अपन कहते हैं क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? वी कैन एस्टैब्लिश एन हायरार्किकल रिलेशनशिप, स्पेसिफाई हु विल रिपोर्ट टू हूम, रिमूव्स एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का मतलब होता है आपके पास में अनक्लियर। क्या होता है? अनक्लियर, यानी कि किंतु परंतु जिसको मैंने कहा, जहां पर आप किसी चीज को अनक्लियर मानते हैं, जो चीज आपके सामने धुंधली सी होती है। फिक्सेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पर आपको ये पता होगा कि भैया कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किसके लिए जवाबदार होगा। अगला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का सीधा सीधा मतलब ये है और ऑल द रिसोर्सेज आर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। अगर सभी रिसोर्सेज को अगर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, सीधी सी बात करते हैं, बिकॉज द वर्क इज properly allocated among all the employees, ना तो कोई एम्प्लॉय ओवरबर्डन है, ना कोई एम्प्लॉय अंडरबर्डन है, रिसोर्सेज बराबर बांटे गए हैं। जब रिसोर्सेज बराबर बांटे गए हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास में उस पूरी प्रोसेस में जो प्रोडक्टिविटी का लेवल होगा वो ज्यादा होगा।
एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, मान लीजिए आपके पास में 10 लोग हैं एक टीम में, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं सीधे सीधे, 10 लोग हैं आपके पास में। अब आप क्या करते हैं कि काम को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2 लोगों को तो काम बहुत ज्यादा दे देते हैं, लेकिन 8 लोगों के पास में काम बहुत कम होता है। Then do you think will you get the benefit of specialization as well as the optimum utilization of resources? होगा ऐसा? नहीं होगा, क्योंकि 2 आदमी के पास में ओवरबर्डन होने की वजह से या किसी काम के रिपीटेटिव होने की वजह से आपके पास में वेस्टेज ऑफ रिसोर्स ज्यादा होगा। तो उस कंडीशन को रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन होगा तो बेसिकली 2 ही चीजें होनी है कि एक तो ओवरबर्डन नहीं होना, एक रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेशन नहीं होनी। दोनों ही काम अगर नहीं होंगे तो इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और डुप्लीकेसी ऑफ वर्क न होने की वजह से लेबर सेविंग भी होगा, इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। अगला आता है अडॉप्शन टू चेंजेस। अडॉप्शन टू चेंजेस का मतलब ये है कि एज यू नो दैट all organization in current scenario in running under the dynamic environment and environment is continuously changing. Suppose हमने कुछ प्लान किया, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ गए। अब उन एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस को अपन इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आपने चेंज किया तो आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में रिटेन कर पाएंगे। एग्जांपल के लिए समझिएगा कि मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, Z Limited कंपनी है, Z Limited wants to introduce their product in the नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही अपन ये कहे कि दे आर अबाउट टू लॉन्च देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट, जैसे ही वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के समय आए, हाथों हाथ क्या होता है कि उन्हें ये लगता है कि इफ दे लॉन्च देयर प्रोडक्ट इन द एंटायर इंडिया और इन द 4 रीजन्स, चारों रीजन्स में अगर एक साथ में अगर प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए, इट विल बी मोर फ्रूटफुल, इट विल बी मोर बेनिफिशियल। देन इन दैट केस दे मे अडॉप्ट दीज चेंजेस, वो चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। समझिएगा, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर किसी एक रीजन में, पहले अपन ने कहा कि नॉर्थ रीजन में प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते थे, इट वाज प्लान, लेकिन अगर अभी जब प्रोडक्ट को लॉन्च करने ही वाले हैं तब हमें चेंजेस ये दिखाई देते हैं कि अगर चारों दिशाओं में, चारों रीजन्स में प्रोडक्ट को एक साथ लॉन्च कर दिया जाए तो कंपनी को ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, चेंज को अडॉप्ट कर लिया जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इट फैसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा वही चीज है, यानी कि अगर एक आदमी को सुपरवाइज करने के लिए एक आदमी है, हायरार्किकल रिलेशनशिप है, तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा, क्योंकि वहां पर एक बंदा सुपरवाइज करने के लिए होगा। क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज, मैं हूं, आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट माई जॉब एंड माई ड्यूटीज, देन आई एम सोलमली रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म माई ड्यूटीज। मैं खुद अपने आप उसको परफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार हूं, मुझे इस चीज का पता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग काम में लिया गया। इफ आई डू नॉट परफॉर्म माई जॉब, देयर इज माई बॉस हु इज ऑब्जर्विंग माई परफॉर्मेंस, इट इज हायरार्किकल। अवॉइड कंफ्यूजन, डुप्लीकेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, दोबारा वही चीज आ गई, लेकिन पॉइंट का नाम दे दिया अपन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि चैनल में अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर इफेक्टिव होगा तो पूरी टीम एक साथ काम करेगी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का सीधा सीधा मतलब ये है, यहाँ पर एम्प्लॉइज से मतलब है, इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉइज से मतलब है। अब अपन कहते हैं कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन किया जाए, जनरली अपन यहाँ पर बात करते हैं डेलीगेशन की। डेलीगेशन होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स। अब हर एक बंदा अपने सारे, यानी कि हर एक बॉस अपने सारे काम खुद तो नहीं कर सकता, इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म ऑल द टास्क by the boss himself only। अगर वो सारे काम खुद करने लगा तो कोर एक्टिविटीज और नॉन कोर एक्टिविटीज में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा। आप लोगों ने शायद एक ऐड देखा होगा नवरत्न तेल का, देखा, यानी कि वो एक एम्प्लॉय बैठा है, उसके पास में फाइल्स का ढेर लगा हुआ है, वो सारी फाइल्स चाहे काम किए चाहे बिना काम किए वो लेकर के बैठा रहेगा, और जब वो ये लेकर के बैठा रहेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन कब करेगा। तो उस कंडीशन में उसे क्या करना चाहिए, he must delegate some of his task to his subordinates। उसे क्या करना चाहिए, अपना थोड़ा बहुत काम क्या करना चाहिए, अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देना चाहिए, ट्रांसफर कर देना चाहिए।
अब ट्रांसफर करने से क्या होगा? अगर ट्रांसफर किया जाएगा, then the organization will get the more opportunities to grow their employees. Employees will get opportunities to grow their skills. Employees के पास में skills को डेवलप करने का मौका मिलेगा और ऑर्गेनाइजेशन को नए रिसोर्स को नर्चर करने का मौका मिलेगा। फायदा दोनों का है। एम्प्लॉय का फायदा ये कि उसके स्किल बढ़ जाएंगे, साथ साथ में उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। मान लीजिए आपको अगर किसी टीचर ने, बच्चा भी बैठा है सामने, किसी टीचर ने उसे कहा कि भैया मेरे बिहाव पर आप ये काम करें। अब जब किसी एक बच्चे को बोला गया, मान लीजिए आप 50-60 बच्चे बैठे, उनमें से एक बच्चे को खड़ा किया, बेटा आप ये काम करके मुझे बताइएगा, रिपोर्ट करिएगा, काम मुझे करना था, मैंने आपको बोला। आपको क्या लगेगा कि आप इसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली ऑप्टिमिस्टिक लेना है, पॉजिटिव लेना है। आप क्या बोलेंगे? भाई इन सब में आई एम मोर कैपेबल टू परफॉर्म दिस जॉब। और अगर ऐसा होता है तो सेल्फ मोटिवेशन का कारण भी बनता है। तो यहां पर अपन कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, डेलीगेशन डेवलप्स द एबिलिटी एंड एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स, हेल्प्स them to realize their full potential। यहाँ पर full potential को काम में लेने का मतलब है वो सेल्फ मोटिवेट होकर के काम करेगा, और यहाँ पर मतलब है कि सबऑर्डिनेट्स की एबिलिटी को डेवलप करने का मौका कौन देगा? डेलीगेशन देगा। अगला है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर ऑर्गेनाइज किया जाए, काम को बांटा जाए, देखो अगर काम सेंट्रलाइज किया जाए, डिसेंट्रलाइज किया जाए। अगर सेंट्रलाइज किया जाएगा, आई कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। एक सामान्य सी बात कही जाती है कि if I want to control everything, it may end up with controlling nothing। अगर मैं सब चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा तो एट लास्ट मेरे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। तो मुझे करना क्या चाहिए? I need to disperse all my authorities in different channels। I need to multiply my hands, eyes and ears। मैं अपने हाथों को, आंखों को, कानों को मल्टीप्लाई करूं। उससे होगा क्या? जितने मेरे हाथ, कान, आंख मल्टीप्लाई होंगे उतना ही मेरा साइज एक्सपेंड करता जाएगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली ग्रो करता जाएगा। These are the points due to which we need to organize the activities in an organization। ठीक है, ये हमारे पास में कुछ एक पॉइंट्स थे जिनकी वजह से हमने कहा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ना हो तो आप ये इमेजिन करिएगा कि आपके घर में शादी का प्रोग्राम है और आपने प्लान तो कर लिया, लेकिन प्लान करने के बाद में आपने लोगों को काम नहीं बांटा, और काम नहीं बांट करके आपने काम के एग्जीक्यूशन को देखा भी नहीं, हायरार्किकल रिलेशनशिप भी नहीं बनाई, तो क्या शादी का प्रोग्राम हो जाएगा? नहीं हो सकता है ना। सेम कंडीशन है, यानी कि वो सारी कहानी को यहाँ पर कोरिलेट कीजिएगा और समझिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। थैंक यू।